वेलकम स्टूडेंट्स। कंपनी लॉ में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हैं उनमें एक और टॉपिक आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अंशों का आवंटन। कंपनी अकाउंट्स के बारे में जितनी जानकारी आपको है तो ये इशू प्रैक्टिकल रूप में तो आपने देखा होगा। आज इसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है कि अलॉटमेंट वास्तव में है क्या, अलॉटमेंट को लेके लीगल प्रोविजंस क्या है, अलॉटमेंट प्रैक्टिकली किया कैसे जाता है, अलॉटमेंट में क्या क्या इरेगुलरिटीज होने की संभावना हो सकती है और वो जो कमियां रह जाती है उसके बारे में क्या क्या कॉम्प्लाइंस होते हैं, वो सारी बातें आज हम अलॉटमेंट को लेकर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पहली बात तो बिल्कुल क्लियर है, अलॉटमेंट का मतलब क्या है अपने दिमाग में क्लियर रखो। अलॉटमेंट है कि जितनी एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं आफ्टर इशू ऑफ शेयर्स, आफ्टर इशू ऑफ सिक्योरिटीज, उनको एक्सेप्ट कर लेना, यही है अंशों का अलॉटमेंट। कि आपको शेयर्स के रूप में पैसा चाहिए, आपने प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू किया और उस प्रोस्पेक्टस के बदले में सब्सक्रिप्शन आपके आना चालू हुआ। सबको अलॉटमेंट करना पॉसिबल नहीं है। जिन एप्लीकेशंस को आपने एक्सेप्ट कर लिया वो है अलॉटमेंट। जैसे आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया तो ऑनलाइन प्रोसेस क्या थी कि हमारा पोर्टल चालू हुआ, ऑनलाइन एप्लीकेशन लोगों को डालना चालू हुआ। और आप अगर देखना चाहें आर्ट्स में 400 सीटों के अगेंस्ट लगभग 1350 फॉर्म थे, तो 1350 में से 400 के लिए हमने फाइनल एडमिशन में निकाल दी। ये है अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन जितनी आती है उनमें से उनको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, वो है अंशों का अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के बारे में जो कंपोनेंट्स हैं, इसके जितने जो लीगल प्रोविजंस हैं वो जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसके बारे में जनरल प्रोसीजर क्या है कि आप क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस तैयार करते हैं, शेयर इशू किए जाते हैं, लोगों के द्वारा उसका सब्सक्राइब करना चालू किया जाता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेवल पूरा होता है और उसके बाद में आप सब्सक्रिप्शन लिस्ट को बंद करके अलॉटमेंट के प्रोसेस चालू करते हैं। इसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखी जाए वो यहाँ से शुरुआत करते हैं। अलॉटमेंट बाय प्रॉपर अथॉरिटी। शेयर्स का अलॉटमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ही एक क्षेत्राधिकार है। अब किसको दी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या तो कलेक्टिवली या उनके द्वारा जो टीम या समिति इसके बारे में गठित कर दी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अलॉटमेंट की प्रोसीजर को पूरा करें। अलॉटमेंट में जो जो स्टेप्स आपको उठाने हैं उनको पूरा करने के लिए जो भी टीम बनाई गई है उस टीम की जिम्मेदारी होगी कि अलॉटमेंट के कार्यों को पूरा करें। दूसरी बात कर लें, अलॉटमेंट विद इन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम क्या माना जाए? ध्यान रखना ये होता है कि जब सब्सक्रिप्शन लिस्ट बंद कर दी जाए, अभिधान सूची बंद कर दी जाए या नए एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना बंद कर दिया जाए, इसके विद इन 15 डेज अलॉटमेंट की प्रोसेस पूरी हो जानी चाहिए। ये हमारे नेचुरल बात है और वेट करना भी नहीं है। हमको पैसों की रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट तब तक पूरा नहीं होगी जब तक कि अलॉटमेंट नहीं कर दी जाए। खाली एप्लीकेशन आने से पैसा नहीं आ गया, उस पैसे को यूज करने का आपको पूरा अधिकार भी नहीं है। तो क्या करें? अलॉटमेंट की प्रक्रिया चालू करें विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। फिर है अलॉटमेंट शुड बी कम्युनिकेटेड। संवहन होना चाहिए। जिसके नाम अलॉटमेंट हुआ उसको जानकारी होनी चाहिए। याद आ रहा आपको कि जब आपका एडमिशन हो रहा था, मेरिट लिस्ट में नाम आया तो आपको एक मैसेज गया था, बताइए आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में है या फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में है, जो भी मैसेज गया यानी अलॉटमेंट हुआ है। तो जिस व्यक्ति ने एप्लीकेशन लगाई उसको पता होना चाहिए उसको शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ है। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, आप कोई शर्त नहीं लगाओगे इस कंडीशन पर आपको अलॉटमेंट किया जा रहा है। अरे आपकी जो पॉलिसी है, अलॉटमेंट की पॉलिसी है, कितने एप्लीकेशन पर या किस तरह के आवेदकों को किस रूप में अलॉटमेंट करना है, उस पॉलिसी का कंप्लायंस करते हुए जो कमेटी या जो टीम इसके लिए गठित की गई है उस अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी बनती है विदाउट एनी कंडीशंस अप्लाई किए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आप शेयर्स के अलॉटमेंट की प्रोसेस पूरी करेंगे। और एक और बात रहेगी कि रिवोकेशन, खंडन करना, वापस लेना, कायदों दोनों चीजें, एप्लीकेशन या अलॉटमेंट, ये पॉसिबल है। आपने अप्लाई किया शेयर्स लेने के लिए और फिर मन बदल लिया कि नहीं, इस कंपनी में अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये गलत हो गया, या अलॉटमेंट
करने का फैसला कर लिया गया और फिर लगा कि नहीं ये गलत अलॉटमेंट होने जा रहा है, इन दोनों को खंडन भी किया जा सकता है। बट टाइम लिमिट क्या है? बिफोर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है अगर अलॉटमेंट के बारे में डिसीजन लिया जा चुका है उसके बाद में आप एप्लीकेशन वापस नहीं ले सकते। और अगर अलॉटमेंट की सूचना सब्सक्राइबर के पास पहुंच गई या आवेदक के पास पहुंच गई, उसके बाद में उसको रिवोक करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उससे पहले जो हो सकता है वो आप कर लें। बस ये सावधानी है, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अलॉटमेंट करें तो ये तो हमारे पास एक लीगल प्रोसीडिंग्स वाली बात बनती है। अब चैलेंज क्या आता है, ये हमारे पास ऐसी टिपिकल स्थितियाँ बनती है कि अलॉटमेंट को चैलेंज किया जाए। इसको अगर 1 पढ़ने का आया है तो कहेंगे इर्रेगुलर अलॉटमेंट। तो बात तो अलॉटमेंट ही कर रहे थे, लेकिन कुछ इर्रेगुलरिटीज उसमें हो गई, ऐसा माना जा सकता है। कब? नंबर 1, अलॉटमेंट विदाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आप लोगों के साथ बार बार हमने बात की है, पार्ट फर्स्ट में बात की है, कंपनी अकाउंट्स आप अच्छी तरह जानते हो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेवल पूरा होना जरूरी है, इससे पहले शेयर्स का अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं करना है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? इशूड कैपिटल का 90%। ये जनता द्वारा मिली है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हुए बिना अगर अलॉटमेंट किया जाता है तो आपका अलॉटमेंट इर्रेगुलर कहा जा सकता है। तो इसके लिए आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन का लेवल पूरा करने के लिए जो 3 महीने का समय मिलता है हमारे आफ्टर डेट ऑफ इश्यू प्रोस्पेक्टस, उस समय में इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर लें और उससे पहले जल्दबाजी नहीं करें, अलॉटमेंट की जल्दबाजी नहीं करें। अगर करेंगे तो इर्रेगुलर अलॉटमेंट कहलाएगा। दूसरी बात है अलॉटमेंट विदाउट अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्कंद विनिमय केंद्र से परमिशन मिले बिना या उसकी अप्रूवल आए बिना अगर शेयर्स का अलॉटमेंट हो जाता है फिर आपके लिए मुसीबत खड़ी करने वाला है। हम अगर पब्लिक कंपनी है तो हमारी कंपनी के शेयर्स का ट्रांजैक्शन किसी स्टॉक एक्सचेंज के मार्फत हो सकता है। तो इसमें क्या करना है, स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी सिक्योरिटी को लिस्टिंग करानी है। उस स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में अपनी सिक्योरिटी का नाम दर्ज कराना है, जहाँ पर उसका एक लिस्ट में नाम आया है कि इन सिक्योरिटीज को यहाँ पर ट्रांजेक्ट किया जाता है, इसका कारोबार यहाँ पर किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज की जब तक अप्रूवल नहीं है अलॉटमेंट का डिसीजन मत लेना। भले ही आपने 90% नहीं 100% हो गया, इतना होने के बाद भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन आपके पास पहले से होना जरूरी है, इससे पहले कि अलॉटमेंट की जाए। अगर कर दिया, कब कर दिया? विदाउट अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो ये इर्रेगुलर कहलाएगा। इसी बात करें अलॉटमेंट ऑन ओरल रिक्वेस्ट, ओरल या वर्बल, किसी ने कहा कि मुझे भी कंपनी की शेयर चाहिए और उसकी वर्बल बात को एक्सेप्ट कर लिया और उस पर अलॉटमेंट कर दिया, ये कंप्लीटली इर्रेगुलर कहलाएगा, बल्कि ये तो वॉइड हो कहलाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। या नॉट गेटिंग द प्रोस्पेक्टस रजिस्टर्ड, मार्केट में चले गए, प्रोस्पेक्टस रजिस्टर्ड ही नहीं कराया। अगर ऐसा है, सबसे पहले प्रोसीजर ये होता है कि आप अलॉटमेंट शेयर इशू करने के बारे में डिसीजन लेते हैं, प्रोस्पेक्टस तैयार करते हैं, रजिस्ट्रार के पास उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद में उसको मार्केट में इशू किया जाता है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, प्रोस्पेक्टस नहीं है, तो ये पूरी तरह वॉइड है। किसी तरह का आपके रेगुलेटरी की बात तो यहाँ पर क्रिएट होगी। फिर बात कर लो अलॉटमेंट विदाउट रिसीविंग स्पेसिफाइड अमाउंट और मनी। जो शेयर की फेस वैल्यू है इसका मिनिमम 5% आपको कैश के रूप में लेना जरूरी है विद एप्लीकेशन, और हर सब्सक्राइबर से इतना लिया जाना जरूरी है। अगर 5% में नहीं ले रहे हो तो फिर अलॉटमेंट के बारे में आपको सोचने का भी काम नहीं करना चाहिए। अगला इशू है नॉट मेंटेनिंग सेपरेट अकाउंट इन शेड्यूल बैंक। इस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको एक अलग से अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा up to the time you get the ability to allot the shares। शेयर्स का अलॉटमेंट तक उस अमाउंट को, वो आपकी अमाउंट नहीं है, क्यों रखना पड़ेगा अलग से अकाउंट में? क्योंकि आपकी अमाउंट तब बनती है नंबर 1 मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेवल पूरा हो जाए, नंबर 2 स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन आपको मिल जाए
इन दोनं केस के पूरा होने पर तो आपका वो पैसा बनता है, अदरवाइज उसका मतलब उसको शेड्यूल बैंक में अलग से रखना है। अगर यूज कर लिया बिफोर अलॉटमेंट तो आपके इरेगुलर अलॉटमेंट की कंडीशन मानी जाएगी और फिर है अलॉटमेंट विदाउट सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज ओपन, व्हाइल सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज ओपन। सब्सक्रिप्शन यानी नए नाम जुड़ते जा रहे हैं और अलॉटमेंट कर दिया। कभी ऐसा हुआ आपने ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई किया और नई एप्लीकेशन तो आती जा रही है और एक मेरिट लिस्ट जनरेट कर दी, अरे उससे ज़्यादा परसेंटेज वाला आ गया, फिर क्या करोगे? तो हम क्या करते हैं कि एक बार वो लिस्ट बंद हो जाती है कि अब नया एप्लीकेशन नहीं आएगा, फिर आप अलॉटमेंट की प्रोसेस पूरी करो, फिर एडमिशन की प्रोसेस पूरी करो। अगर प्रोसेस के कंटिन्यू रहते हैं अलॉटमेंट का डिसीजन लिया जाता है, ये सारी की सारी स्थितियाँ कहलाएगी इर्रेगुलर अलॉटमेंट, अनियमित आवंटन। अगर अनियमित हो गया अब क्या होगा? पहली बात तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, अलॉटमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस का कंप्लाइंस करते हैं तो नौबत नहीं आती। अगर हो जाती है तो हम क्या करें, ये है इसके इफेक्ट ऑफ इर्रेगुलर अलॉटमेंट। अब क्या हो, पहली बात तो अलॉटमेंट वॉइडेबल होता है, पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। यानी जिसने एप्लीकेशन लगाई थी वो अगर महसूस करता है कि या तो इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटी बढ़ती जाती है, ध्यान नहीं रखते, नियम फॉलो नहीं किए जाते, तो वो चाहे तो उस अलॉटमेंट को खत्म भी करा सकता है, अलॉटमेंट को खत्म भी करा सकता है। और अगर पूरा करना चाहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ह्यूमन एरर मानते हुए सामने वाली पार्टी को अगर आपत्ति नहीं है तो ये कॉम्प्लाइंस तक भी पहुंच सकता है, लेकिन वॉइड होगा इन केस ऑफ ओरल रिक्वेस्ट। हमने बात की थी यहाँ पर कि मौखिक आवेदन पर अगर अलॉटमेंट कर दी जाए इसका तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, ये तो 100% वॉइड है, इसका क्रियान्वयन करना ही नहीं है। यानी एप्लीकेशन तो रिटर्न फॉर्म में या हार्ड कॉपी के रूप में आपके पास होनी चाहिए, उसके बिना आपको इसके बारे में काम नहीं करना चाहिए। वॉइड की दूसरी केस पर बात कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन नहीं मिली और फिर भी अलॉटमेंट हो रहा है तो इसके भी वॉइड होगा, यानी खत्म करो, कोई आपको आगे करना ही नहीं है। तो सारी डिसीजन को रिवर्ट करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा अगर स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन के बिना अलॉटमेंट कर दिया गया है। अब क्या है, अगर वॉइडेबल है या वॉइड है, क्या होगा इस केस में, लायबिलिटी ऑफ राइटर्स टू रिफंड द अमाउंट। जो पैसा आ चुका है कहाँ रखा हुआ हमने, इन सेपरेट अकाउंट दैट इज मेंटेन्ड इन अ शेड्यूल्ड बैंक, उस अकाउंट से उस पैसे को वापस करें, ये जिम्मेदारी राइटर्स की रहेगी। और कंपनसेशन की भी, अगर किसी भी तरह के कंपनसेशन की स्थिति बनती है, किसी तरह की इंटरेस्ट लायबिलिटी बनती है तो वो लायबिलिटी कंपनी पूरा नहीं करेगी। दैट लायबिलिटी इज टू बी बोर्न बाय द राइटर्स ऑफ द कंपनी और द अलॉटमेंट अथॉरिटी। जो अलॉटमेंट के लिए जिम्मेदार अधिकृत व्यक्ति हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है रिफंड की और किसी भी तरह के कंपनसेशन की। और फिर है पनिशमेंट फॉर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। ऐसा भी हो सकता है एक चीज बाई चांस गलती हो गई, एक जानबूझ के हो गई, अरे ये बाई चांस नहीं होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ, ये आपको पता नहीं है, ये बाई चांस नहीं है, आपका बिल्कुल एक्ट है, स्टॉक एक्सचेंज का लेटर आपके पास नहीं है और अलॉटमेंट कर रहे हो, ये आपका फिर जानबूझकर की गई गलती है। अनजानी गलतियों को माफ किया जा सकता है, जानबूझकर जो गलतियां होती है उसके लिए पनिशमेंट भी मिलता है। जो पनिशमेंट होगा वो भी किसको मिलेगा, जो भी टीम के मेंबर्स हैं उन टीम मेंबर्स के ऊपर ये लायबिलिटी आने वाली है। और यहाँ तक हो सकता है स्यू अंडर IPC, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड विधान, इसके तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। देखो ये कार्रवाइयाँ तो थी अंडर कंपनीज एक्ट, अंडर कंपनी लॉ, और ये अंडर इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसके अंडर भी आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो देखो इसमें मोटी बात ये करनी है कि ये जल्दबाजी का काम नहीं है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि इसमें नियमों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर ये आप ध्यान में रखते हो तो अलॉटमेंट एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे और काम होते हैं ऐसा अलॉटमेंट की बात है, कोई ये एक मेंटल प्रेशर नहीं है आपके ऊपर।
ऐसा चाहिए था, आपने इशू किए, शेयर इशू किए, एप्लीकेशन आई, अलॉटमेंट की प्रोसेस कर रहे हैं, तो नेचुरल चीज़ मान के आपको उसको करना चाहिए, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। तो अब ये एक और इम्पोर्टेंट डायमेंशन आपके बीच में आ चुका है। इससे रिलेटेड सारी बातें अब आपके दिमाग में क्लियर है। कोई भी अगर बात आपको और जाननी है तो आपको कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं या ईमेल करके इसके बारे में जानकारी हमसे ले सकते हैं। लेकिन टॉपिक जिस दिन हो जाए उसी दिन आप उसको एक बार गो थ्रू कर लें, उसके बाद में जब जब टाइम मिले उसको रिवाइज करें। मैं स्क्रीन से हटता हूँ, आप एक बार फिर से इसको देख लें, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें और जब जब टाइम मिले इसको रिवाइज करें। गुड लक।